आज हम लोग बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में यहाँ पर क्या होगा, उधर हम लोग पढ़ चुके हैं मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो देखिए इसमें जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। कंपटीशन करने का मतलब हो गया यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, मतलब जो फर्म है वो उसको अगर प्रॉफिट लगता है तो इंडस्ट्री में आएगा, और प्रॉफिट नहीं लगता है तो छोड़ के जाएगा, है ना। तो ये दो क्रिटिकल जो एजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन का वो इसमें फुलफिल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और क्या हो जाता है कि जो प्रोडक्ट होमोजेनस होता है उसमें, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हेट्रोजेनस हो जाता है। प्रोडक्ट हेट्रोजेनस मतलब यहाँ पर जो होता है क्लोथ सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, यहाँ पर क्लोथ सब्स्टिट्यूट, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्णतः प्रतिस्थापन वस्तु होता है। वो आगे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा वहां डिस्कस कर देंगे। क्लोथ सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग सर्फ लेते हैं तो सर्फ एक व्हील का भी आता है, एक घड़ी का भी आता है ना, रिन का भी आता है। तीनों क्या है, सर्फ है, लेकिन तीनों का नाम अलग अलग है ना। क्वालिटी अलग अलग है, ब्रांड नाम अलग अलग है। तो इसलिए ये काम तो एक ही जैसा करेगा। सबसे हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा ही धोएंगे, लेकिन सबका स्लाइटली डिफरेंट है। अब जिसको व्हील में आदत हो गया होगा वो कितना हो प्राइस बढ़ जाएगा तो ये व्हील को ही लेगा। मतलब प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो कस्टमर जो है एक जगह से एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में शिफ्ट करेगा, लेकिन पूरी तरह से शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका हेट्रोजेनस होता है। हेट्रोजेनस कैसे बनता है, यहाँ पर ब्रांड नेम से, है ना, लोगो, और इसको हम लोग एक चीज और हम लोग बोल सकते हैं ब्रांड। ब्रांड हो गया ब्रांड एंड लॉयल्टीज, लॉयल्टीज, ठीक है। सोशल स्टेटस, जैसे कि आईफोन कितना ही महंगा हो जाएगा लेकिन लोग लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उससे सोशल स्टेटस होता है, किसी को ब्रांड पहनने का आदत हो जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर से बायर जो है वो खरीदेगा ही खरीदेगा। इसलिए यहाँ पर ब्रांड नेम मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहने का मतलब जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे बिस्किट का ही प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो बिस्किट का प्रोडक्ट में क्या है, बिस्किट तो एक है, लेकिन एक है आपका 5 रुपये का, एक है आपका 10 रुपये का, एक है आपका 50 रुपये का। तो इसका क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट हो जाता है। कोई है ऑरेंज फ्लेवर का, है ना, कोई है आपका चॉकलेट फ्लेवर का, कोई आपका क्रीम का है। तो ये इतना सारा एक ही प्रोडक्ट बेच तो रहा है बिस्किट ही, लेकिन हर बिस्किट का अलग अलग वैरायटी होता है। उसी को हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाता है ना, कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। उसी तरह से
हर कंपनी अपना करती है। जैसे साबुन ब्रांड है गया तो प्राइस वाइज अलग करती है, जेंडर वाइज अलग करती है कि ये महिलाओं के लिए है, ये पुरुष के लिए है ना। शैम्पू हो गया उसी तरह से। तो बहुत सारा चीज जो है आपका प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर पाया जाता है ना। इसमें एक चीज और है कि पहली बार एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का बात किया गया था। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का पहली बार कौन किया था? चैम्बरलिन ने। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल भी थोड़ा सा आपको पता होगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें जॉन रॉबिन्सन भी दिया था और चैम्बरलिन ने, है ना। तो जॉन रॉबिन्सन वाला को हम लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन चैम्बरलिन वाला लोग को हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसी में पूछा जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन दिया, तो चैम्बरलिन का ज्यादा नाम आता है। ऐसे दोनों का सेम कंक्लूजन था, लेकिन ये आपका फर्म और इंडस्ट्री का बात करता है एज यूजुअल परफेक्ट कंपटीशन की तरह, है ना। जबकि ये बात करते हैं ग्रुप ऑफ फर्म का, ग्रुप ऑफ फर्म का, इसलिए इनका वाला ज्यादा मान होता है। तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं तो इन्हीं वाला पढ़ते हैं, इन्हीं का नाम का, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक में चैम्बरलिन ने इंट्रोड्यूस किया था कि कंपनी जो है वो अपने सेल को बढ़ाने के लिए हेवी मात्रा में क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है ना। इसलिए यहाँ पर कॉस्ट जो है दो तरह का पाया जाता है। एक तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है कॉस्ट, और दूसरा को सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है कॉस्ट, है ना, या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और ये दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। इस कॉस्ट का संबंध जो है वो प्रोडक्शन से है, और ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट किसको बढ़ाता है, इंक्रीजेस सेल को बढ़ाता है। इसलिए सेल इज ए फंक्शन ऑफ सेलिंग कॉस्ट होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सेल करेगा उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा कॉस्ट करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, उतना ज़्यादा सेल होगा। मतलब कि रेवेन्यू आपका ज़्यादा होगा। तो रेवेन्यू इज ए फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी आपका क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लागू होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कि शुरू एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग होगा, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे आएगा और फिर ये डिक्रीज करेगा। तो इसका भी सेम लॉजिक होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के कारण होता है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो एज इट इज आपका ट्रेडिशनल वाला जैसा होता है, ट्रेडिशनल कॉस्ट कर्व जो है उसी की तरह होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और क्या है, एक होता है इसमें हीरोइक एजम्पशन। हीरोइक एजम्पशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चैम्बरलिन मान के चलते हैं कि जो डिमांड एंड कॉस्ट कर्व जो होता है, कॉस्ट कर्व वो क्या होता है ना, डिमांड एंड कॉस्ट कर्व बोथ आर आइडेंटिकल फॉर ऑल फर्म। मतलब सभी फर्म का जो कॉस्ट और डिमांड कर्व होता है वो एक जैसा होता है ना। इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, हेरोइक एजम्पशन, है ना। और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है। दूसरी चीज ये बात करते हैं कि जो लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग रन वो शॉर्ट रन को जोड़कर बना जाता है ना, एडिंग
शॉर्ट रन रेवेन्यू कर्व या रेवेन्यू कॉस्ट जो भी है, ठीक है। तो लॉन्ग रन जो है वो शॉर्ट रन का से जोड़ के बनता है और एक पीरियड दूसरे पीरियड से इंडिपेंडेंट होता है। वन पीरियड ऑफ डिसीजन is dependent to another time period, ठीक है। मतलब कि इस महीना में जो सेल हुआ, कॉस्ट हुआ, है ना, और जो भी डिसीजन लिया गया वो दूसरे महीना से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसका कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होता है। मतलब ये दोनों जो है कोई रिलेशन नहीं होता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पर आपका ये इसका एजम्पशन होता है ना। इसके अलावा इसका जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, स्लोपिंग है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कौन दिया था सबसे पहला, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय पेरू शराफ खान, पेरू शराफ खान, ठीक है। कि डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। ये एमआर हो गया, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैटर होता है। फ्लैटर होने का कारण क्या है कि यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है, क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि इसमें ये फ्लैटर होता है, इसमें मोनोपोलिस्टिक में, पोलिस्टिक में, जबकि मोनोपोली में ये क्या होता है, स्टीपर होता है, ठीक है। जबकि इसका डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन होता है, इसका ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजेनस प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट होता है ना, इसलिए कंज्यूमर के बाद उतना ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर इनइलास्टिक होता है, ठीक है। देखिए इसका जो रेवेन्यू कर्व है वो एज इट इज रहता है, ठीक है। और डिमांड कर्व अभी बता चुके हैं कि इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है ना। और दूसरा कॉस्ट जो होता है वो अभी बता चुके हैं, सेलिंग कॉस्ट, इसका रिलेशन किससे होता है, आपका रेवेन्यू से, है ना। बाकी बात तो आपका सेम चीज रहेगा, प्रॉफिट वही टी आर माइनस टी सी, और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ पर मैक्सिमम गैप होगा, गैप बिटवीन टी आर एंड टी सी, सेम चीज यहाँ पर रहेगा।
ये टीसी हो गया, ये टीआर हो गया। ये वाला कंडीशन करीब करीब सब में एक जैसा होता है ना। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपका टी आर इक्वल टू टी सी है, मतलब ये भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इवन पॉइंट, जहाँ पर टोटल ए एक्स टू, ए एक्स वन और एक्स जीरो, तो ये जो प्रोडक्शन है ना, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों में हमारा कॉस्ट जो है, तो x1 या x2 प्रोड्यूस करेगा ना, प्रोडक्शन लेवल पर क्या होगा, लेवल पर टोटल कॉस्ट कवर हो जाएगा, है ना, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, कल भी बताए थे। ठीक है, और x0 पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। ठीक है, और जैसे हम लोग मोनोपोली में देख रहे थे, मोनोपोली में कि P इक्वल टू ए आर होता है, उसी तरह से इसमें भी होगा P इक्वल टू ए आर, है ना। और यहाँ पर जो सेलिंग कॉस्ट है वो रेवेन्यू के साथ है, तो जैसे जैसे सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट है फर्म इक्विलिब्रियम, तो सेम चीज़ आएगा इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं आएगा। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। ठीक है, तो शॉर्ट रन में ये चारों कंडीशन आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस और शटडाउन कंडीशन। जबकि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट के कारण लॉन्ग रन में सभी फर्मों को क्या मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर वही रहेगा, यहाँ पर सेम केस जो पहले पढ़े थे, ए आर इक्वल टू पी, ए आर इक्वल ग्रेटर देन ए सी, ए सी इज ग्रेटर देन ए आर इज ग्रेटर देन ए बी सी, और ये हो जाएगा ए सी इज ग्रेटर देन ए बी सी इज ग्रेटर देन ए आर। ठीक है, तो लॉन्ग रन में टोटल प्रॉफिट पे होगा, है ना। और यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर भी याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में और इसमें भी, ये ए आर हो गया और ये एम आर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका ए सी जो होगा, ए सी, और ये हो गया एम सी। तो हमेशा देखिएगा क्वेश्चन यही चीज़ पूछता है कि मोनोपोली या इम्परफेक्ट अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कहाँ पर उत्पादन करता है, फॉलिंग पार्ट ऑफ एसी, है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट दिखाएगा
और यही चीज जब ऊपर हो जाएगा इस तरह से, तो ये आपका दिखाएगा लॉस को। अगर यही चीज आपका नीचे आ जाएगा एसी ऐसे, तो ये आपका दिखाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है, और अगर एबीसी, ये एसी हो गया और यहीं पे ऊपर में अगर एबीसी हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के आपको शट डाउन का कंडीशन देगा। ठीक है, सेम मोनोपोली वाला जैसा यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि चैम्बरलिन बोलता है ना कि यहाँ पर प्राइस कंपटीशन नहीं होता है ना, नो प्राइस कंपटीशन, ठीक है, बल्कि क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन करने का मतलब कि एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक तो प्रोडक्ट इट सेल्फ करेगा, इट सेल्फ मतलब कि प्रोडक्ट इट सेल्फ में क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा, टेस्ट चेंज करेगा, पैकेजिंग चेंज करेगा। ठीक है, और दूसरा जो है अपना एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी को चेंज करेगा। ठीक है, तो नया नया प्रकार का एडवर्टाइजमेंट देगा। और इसके अलावा भी क्या करता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे होता है कि एक्स्ट्रा सर्विस कंपटीशन होता है, जैसे कि होम सर्विस, होम डिलीवरी। ठीक है, फिर वारंटी, डिस्काउंट। ठीक है, ऑफर, बाय वन गेट फ्री। उसके अलावा हो गया आपका सर्विस ऑन कॉल, ये सब बहुत तरह का देता है, रिप्लेसमेंट, इंश्योरेंस। तो कंपनियां क्या करती है आजकल कि इस सब में आपको compete करती हैं, है ना। कि जैसे मोबाइल लेते हैं तो कोई रिप्लेसमेंट का देता है, कोई ईएमआई का देता है, कोई सस्ता ईएमआई को देता है, कुछ खराब हो गया तो घर जाके बना देगा, आपको खाली कॉल करना है, सर्विस सेंटर भी नहीं जाना है ना। पहले था कि आपका सर्विस सेंटर, ये सारे चीज ऑफर आपको देता है ना। अभी कंज्यूमर क्रेडिट सिस्टम भी लाया गया है, कंज्यूमर क्रेडिट सिस्टम, जैसे बिग बाजार ये सब में जाते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में लेते हैं, तो वहाँ पर एक क्रेडिट पॉइंट बनता है, तो उसके कारण आपको कुछ छूट मिल। तो इस तरह का ऑफर देकर नॉन प्राइस कंपटीशन करता है, ना कि प्राइस कंपटीशन। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब देखिए, ये तो ट्रेडिशनल वे में था, लेकिन चैम्बरलिन बोलता है कि यहाँ पर हमारा जो पहले कॉन्सेप्ट था फर्म और एंड इंडस्ट्री, कि जब फर्म का सप्लाई को जोड़ देते हैं, सप्लाई या कंज्यूमर, इसका सप्लाई और इसका सारा डिमांड को जोड़ देते थे, तो ये मार्केट डिमांड मतलब इंडस्ट्री सप्लाई हो जाता था, सप्लाई, और ये इंडस्ट्री डिमांड हो जाता था, जो हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ते थे। जबकि मोनोपोली में क्या होता है कि फर्म ही इंडस्ट्री होता है, क्योंकि कोई और है ही नहीं है, तो जो फर्म है वही इंडस्ट्री है।
तो इस चीज को बोलता है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट हेट्रोजेनस तो ये जुड़ नहीं सकता है ना, कैन नॉट बी ऐड। ठीक है, जब ऐड नहीं करते हैं तो इंडस्ट्री भी नहीं होगा, बल्कि इसके जगह पर ये यूज करता है क्या, ग्रुप ऑफ फर्म। जैसे कि साबुन बनाने वाला कंपनी एक ग्रुप का हो जाएगा, है ना, मोबाइल बनाने वाला कंपनी का ग्रुप एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर व्हीकल बनाने वाले जो कंपनी है वो सब एक ग्रुप हो जाएगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ फर्म। और फर्म जो है ना, ग्रुप ऑफ फर्म, क्योंकि कंपटीशन जो यहाँ पर होता है, कंपटीशन किसके साथ होगा, सेम प्रोडक्ट के साथ, मतलब कि जो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स कहने का मतलब दूसरा के साथ नहीं होगा, मतलब कि पिज्जा वाला का कंपटीशन टेक्सटाइल के साथ नहीं होगा, है ना। पिज्जा वाला का कंपटीशन फूड वाला के साथ होगा, या फिर जो फास्ट फूड है उसके साथ होगा, है ना। वॉच वाला का कंपटीशन वॉच के साथ ही होगा, वॉच वाले कंपनी के साथ, ना कि यहाँ मोबाइल वाले कंपनी के साथ होगा, मोबाइल या फिर लैपटॉप वाले कंपनी के साथ नहीं होगा ना। तो इसके लिए यहाँ पर जो ग्रुप रिएक्शन जो बनाता है, ग्रुप रिएक्शन, कि ये जो फर्म जो है ये प्राइस कंपटीशन नहीं करते हैं, बल्कि नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि ये जो है ये दो डिमांड कर्व है, ये डी है और ये स्मॉल डी है, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है ना, रिएक्शन को दिखाने के लिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व, है ना, एक सिंगल फर्म का, और एक ग्रुप डिमांड कर्व। तो ग्रुप डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा सा स्टीपर होगा और ये फ्लैटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि एक इनिशियल लाइन जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है ना, अब यहाँ से एक फर्म चाहता है, ये फर्म जो चाहता है कि हम प्राइस कम करके, है ना, और यहाँ पर ये वाला प्राइस है ना, तो एक फर्म चाहता है कि हम इसको इतना प्राइस कम करके, है ना, थोड़ा सा प्राइस कम करेंगे तो हमारा सेल जो है इतना बढ़ जाएगा। लेकिन सेम टाइम क्या होता है कि सेम टाइम क्या होता है कि ग्रुप भी रिएक्ट कर जाता है ना, ग्रुप भी रिएक्शन कर जाता है। तो इसको जितना ये प्राइस P0 से P1 करता है, तो ये सोचता है कि हमारा X1 से X2 बढ़ेगा, लेकिन जब ग्रुप भी अपना प्राइस कम कर जाता है तो इसका सिर्फ X0 बढ़ता है। मतलब इसको प्राइस घटाना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि ये प्राइस घटाता है तो एकाएक करके ग्रुप का और भी फर्म कम कर देता है ना, जिससे कि इसको नुकसान हो जाता है ना। तो यहाँ पर प्राइस घटाना महंगा पड़ता है। उसी तरह से अगर ये सोचता है कि हम जो है प्राइस हाई करेंगे तो ये फर्म भी हाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई रिएक्ट ही नहीं करता है। समझिए बात कि नहीं, इसलिए यहाँ पर प्राइस जो है वो रिजिड पाया जाता है। ठीक है, बढ़ाने अगर सिंगल फर्म बढ़ाना चाहता है तो कोई फर्म बढ़ाता नहीं है ना, जिससे उसी को नुकसान होगा। और
अगर घटाता है तो सारे फर्म एक साथ मिलके घटा देते हैं। समझ में आ गया बात को? और यही जाकर आगे किंग डिमांड बनता है ना, कि ऊपर से अगर इसको हटा देंगे, इधर तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, और इधर जो है आपका ये लोग साथ में रिएक्ट कर जाता है, तो एक्चुअल डिमांड कर्व क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया, है ना? हो गया। तब देखिए यहीं से आपका दूसरा ओलिगोपोली वाला जो आता है किंग डिमांड कर्व, उसको भी देख लीजिएगा, इसी से कनेक्टेड है, किंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो अभी जो किंग डिमांड कर्व आया था वही चीज यहाँ पर बनता है, ये मॉडर्न ओलिगोपोली का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाता है आपका किंग डिमांड का ना ग्राफ, तो यहीं से समझिएगा, सब समझना। किंग डिमांड कर्व कौन दिया था, टी स्वीजी। ठीक है, और ये चैम्बरलिन का ही ग्रुप रिएक्शन वाला का ही लेकर आगे एक्सटेंड करता है। तो इसका जो मेन डिमांड कर्व है ए आर ही डिमांड कर्व है, तो इसका किंग्ड होता है ना। किंग्ड क्यों होता है उधर समझा चुके हैं। तो ये किंग्ड का जो पोर्शन है ऊपर में, ये ई डी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है, जबकि नीचे वाला ई डी जो है वो लेस देन 1 होता है, और यहाँ पर ई डी इक्वल टू 1 होता है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करता है कि जो कंपनी का साइज है, कंपनी का जो साइज है वो अलग अलग होता है। कोई स्मॉल होता है, ठीक है, मीडियम होता है, कोई लार्ज होता है। तो इस तरह का कंपनी जो होता है, तो देखिए सब मान के चलते हैं कि 10 रुपये में बेच रहे हैं, एआर तो सबका सेम हो जाएगा, है ना। देखिएगा अधिकतर कंपनियां का प्रोडक्ट 10 रुपये का जरूर मिलेगा, लेकिन 10 कंपनी का मार्जिनल कॉस्ट अलग अलग होता है, और उसका एमआर भी कोई हल्का फुल्का कम बेसी रखता है ना, एमआर भी अलग होता है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये बताता है कि सभी का एमआर कर्व अलग अलग होता है, और सभी फर्म का एमसी कर्व भी अलग अलग होता है ना। इसलिए यहाँ पर यूनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता है, नो यूनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट। सुनना के बाद 1 मिनट रुकिएगा।
यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत दे? सर ये क्या है? कंपनी प्राइस स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जैसे देखिए, कोई कंपनी जो होता है छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मीडियम साइज का होता है। तो छोटा कंपनी का कॉस्ट ज़्यादा होता है तो उसका मार्जिनल कॉस्ट अलग होगा। मीडियम जो है उससे थोड़ा सा बड़ा कंपनी, तो उसको जैसे जैसे बड़ा कंपनी होता है उसका एवरेज कॉस्ट कम होता है, क्योंकि लार्ज स्केल में वो प्रोडक्शन करता है तो उसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ज़्यादा मिलता है ना। मतलब कि एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा स्केल में प्रोडक्शन करेगा तो उसको और बहुत सारा फायदा मिलता है ना। तो उसके कारण उसका मार्जिनल कॉस्ट अलग होगा, और जो सबसे लार्ज कंपनी होगा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको और उसका मार्जिनल कॉस्ट जो होगा उस कम होगा। यस सर। इसलिए यहाँ एमआर भी अलग अलग होगा, इसलिए डॉट 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 वहां पर लिया जाता है। मतलब कि एमआर एक जैसा नहीं है सबका, और ना ही एमसी। हो गया? यस सर। अब देखिए, यही किंग डिमांड जो है ना, ओलिगोपोली का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ओलिगोपोली भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, ओलिगोपोली का मतलब होता है क्या? अल्पाधिकार। मतलब कि ओलिगोपोली किसको कहते हैं? ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर। यहाँ पर सेलर जो क्या होगा? कम होगा। जैसे कि ऐसे भी इसको जब ओलिगो मतलब होता है ए फ्यू, और पोली मतलब राइट, है ना। मतलब कि यहाँ पर ओलिगो प्लस पोली है, मतलब मोनोपोलिस्टिक। क्यों? क्योंकि देखिए, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में दोनों एक प्रॉब्लम क्या है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लेकिन एक गुड्स का मालिक कोई और है, उसमें मोनोपोली है, उसका डिसीजन वो खुद लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। ओलिगोपोली मतलब ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर, और यहाँ पर क्या होता है? हेवी कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। कंपटीशन है ना, गला काट प्रतियोगिता जिसको कहते हैं, कि यहाँ तब तक लड़ता रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ फर्म जितना कम रहेगा कंपटीशन उतना हाई होगा, है ना। दूसरा कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे हेवी कॉस्ट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट किया जाता है, मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है बार बार, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है ना। यहाँ पर भी आपका क्या होगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, है ना। देखिए, मोनोपोलिस्टिक का सारा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, बस इसमें ये फ्यू नंबर ऑफ सेलर रहेगा और कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर भी आपका प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है ना। और ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण यहाँ पर जो फ्री एंट्री है ना, फ्री एंट्री, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। मतलब कि कंपनी इतना प्राइस रखती है जिससे कि नया फर्म ही एंट्री ना हो सके, है ना। तो ओलिगोपोली में ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक आता है कि यहाँ पर भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगा, नॉन प्राइस कंपटीशन होगा, है ना। फ्री एंट्री थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होगा, और यहाँ पर गला काट प्रतियोगिता होता है, ठीक है। इसी से यहाँ पर क्या होता है ना कि ओलिगोपोली में इतना हेवी कंपटीशन होता है, तो इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, है ना, तो ओलिगोपोली भी दो तरह से बन जाता है। पहला हो जाता है कोलिसिव, है ना। कोलिसिव कहने का मतलब कि फर्म आपसी में समझौता कर लेता है ना, समझौता।
यहाँ पर किस लिए समझौता करता है? प्रतियोगिता से बचने के लिए, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन कोलिसिव, एक कपाट या सपाट क्या बोलता है हिंदी में, नॉन कोलिसिव। तो गला काट को प्रतियोगिता बोले तो इसमें प्रतियोगिता सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए बोलता है क्या? हाँ हाँ हाँ, इसलिए ना बोलता है गला काट, मतलब कि यहाँ पर गेम थ्योरी चलता है ना, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, मतलब एक का कंज्यूमर बढ़ेगा तो दूसरा का कंज्यूमर घटेगा ना। तो हर कोई चाहता है कि हमारे पास कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। तो ज़्यादा कंज्यूमर अगर एक का पास चला, जैसे एयरटेल और जियो है, तो जियो पास ज़्यादा कंज्यूमर आ जाएगा तो एयरटेल के पास कम हो जाएगा, अगर एयरटेल पास ज़्यादा चला जाएगा तो पैसा कम हो जाएगा। तो हर कंपनी क्या करती है कि अपना अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट कैसे करती है? एडवर्टाइजमेंट की जोर से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हर तो तो कंपनी सर इसमें कितना सेलर हो? फ्यू सेलर होगा, ओलिगोपोली में सब फ्यू सेलर ही होगा। वैसे थ्योरेटिकली तो बोलता है 9 से कम, 10 से कम, लेकिन वैसा कोई अथी नहीं है कि 10, 12, 15, 20 हो सकता है, ठीक है। और नॉन कोलिसिव में क्या होता है कि दो फर्म है, 3 फर्म है, इन लोग के बीच किसी भी प्रकार का क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता, मतलब कि समझौता नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता है। इसलिए ये सब अपने में क्या करते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी से आता है ना एक आपका ये डुओपोली वाला पोजीशन आता है, और एक इधर किंग वाला आता है, ठीक है। तो इसको वाला अभी और डिस्कस करते, किंग वाला तो कर दिए हैं, थोड़ा सा डुओपोली वाला बता देते हैं, है ना। उसके बाद फिर इसको भी थोड़ा समझा देते हैं। देखिए डुओपोली में उतना अंदर में नहीं जाना है, बस खाली डुओपोली में याद रखना है कि डुओपोली फर्स्ट कौन दिया था? कुड नॉट, है ना, जो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था ना, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो ये जो डुओपोलिस है ना, इसमें बात करता है क्या कि 2 फर्म है और दोनों स्प्रिंग वाटर सेल करता है ना। स्प्रिंग वाटर मतलब झरना का पानी। तो यहाँ पर कॉस्ट जो होता है जीरो होता है ना, जीरो कॉस्ट होता है। और दोनों जो है अपना पिछला गलती से नहीं सीखता है, दोनों फर्म अपने पिछले गलती से नहीं सीखता है, गलती से नहीं सीखता है ना। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे का अनुसरण करता है, फॉलो करता है, दोनों फर्म एक दूसरे का अनुसरण करता है ना। अनुसरण करने का मतलब ये हो गया, दोनों क्या है, फर्म ए भी फॉलोवर है और फर्म बी भी फॉलोवर है ना। कोई यहाँ पर लीडर नहीं है, मतलब कि ए अगर प्राइस कम करेगा या आउटपुट कम करेगा तो ये भी आउटपुट कम करेगा, ये बढ़ाएगा तो ये भी बढ़ाएगा, है ना। कोई यहाँ लीडर बनने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका क्या होता है कि जब सिंगल फर्म जो होता है, सबसे पहला मार्केट में एंट्री करता है सिंगल फर्म, एक फर्म आता है तो जो मार्केट है, मार्केट के आधा भाग में वो प्रोडक्शन शुरू करता है, ठीक है। और 50% पे पहला फर्म करेगा, दूसरा फर्म आएगा तो इसका 50 में से 50% पे करेगा, है ना। और नेक्स्ट ये क्या करेगा कि जब ये बढ़ाता है तो ये घटाता है, ताकि मार्केट में प्राइस जो है स्टेबल रहे, ठीक है।
तो ये दोनों एक दूसरे का क्या करता है, रिएक्शन करता है, कि जब ये आउटपुट को बढ़ाता है तो ये भी बढ़ाता है ना। तो ये रिएक्शन करते करते क्या होता है, एक यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसी स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोग नाश इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। अगर गेम थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या स्टेट जी बोलते हो, हाँ ऑप्टिमम स्टेट जी बोला जाता है, ठीक है। कि यहाँ के बाद और कोई भी तुम्हारा पता मेरा ये ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दोनों बेस्ट स्ट्रेटजी चलता है, मतलब कि इसका स्ट्रेटजी का कार्ड इसके पास नहीं होता है और इसका स्ट्रेटजी का कार्ड इसके पास नहीं होता है, तो इसलिए दोनों यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना। इसी को नाश इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है या कुड नॉट इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। कभी कभी पूछता है कि डुओपोली जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, मतलब स्थिर संतुलन है कि अस्थिर संतुलन है, तो ये आपका स्थिर संतुलन है ना। और लास्ट में जो होता है ईच फर्म ना, जो सभी फर्म है, दो फर्म है, वो मार्केट का 1/3 भाग में प्रोडक्शन करता है, मतलब सेल करता है। जितना मार्केट है उसका 1/3 भाग ए बेचेगा और 1/3 भाग बी बेचेगा, और टोटल मार्केट डिमांड का मार्केट डिमांड कितना फुलफिल होता है, 2/3 है ना। इसमें 1/3 जो है वो बचा ही रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सिंगल फर्म जो है, फर्म ये ईच फर्म कितना मार्केट कवर करता है, 1/3 और टोटल मार्केट डिमांड कर टोटल मार्केट ओलिगोपोली में सॉरी डुओपोली में कुड-नोट मॉडल में कितना कवर करता है, 2/3, मतलब कि पूरा मार्केट पर सप्लाई इन लोग नहीं कर पाता है, 1/3 भाग छूट जाता है। तो यही इसका मेन जो पॉइंट है ना, यही चीज़ है। दूसरा चीज़ कि जब ये देख रहा था कि एक यहाँ पर देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आउटपुट को फिक्स किया जाता है ना, मतलब कि आउटपुट एडजस्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, जबकि प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। क्योंकि देखिए अगर ए आउटपुट को अगर बढ़ाता है ये सोच के कि बी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद बी भी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, तो इसी तरह से रिएक्शन ये भी सोचता है कि ये कुछ नहीं करेगा, मतलब कि ये कंटिन्यूअस रिएक्शन चलता ही रहता है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जब एक बार में देख लिया कि ए आउटपुट बढ़ाता है तो बी भी आउटपुट बढ़ाता है, तो दूसरा बार में ये सीख जाना चाहिए कि मेरा रिएक्शन करते हैं तो दूसरा करता है, लेकिन यहाँ पर इन लोग प्रीवियस जो मिस्टेक है उससे नहीं सीखता है। समझ में आ गया बात? यस सर। देखिए नेक्स्ट जो था हम लोग का पॉलीशिप ओलिगोपोली है ना। तो यहाँ पर क्या करता है कि फर्म कंपटीशन से बचने के लिए क्या बन जाता है, कोलैबोरेट कर लेता है ना, समझौता कर लेता है, करता है। और जैसे देखिए मान के चलते हैं 3 फर्म है, तीनों अगर इंडिपेंडेंट है ना, नॉन कोलिसिव है, तो तीनों के बीच कंपटीशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर तीनों बोलता कि यार हम लोग तीनों तो ही कंपटीशन कर रहे हैं मार्केट में, ऐसा करते हैं ना तीनों हम लोग मिल जाते हैं, तो तीनों अगर कोलैड हो जाएगा तो यहाँ पर 0 कंपटीशन, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं होगा। और यहाँ पर जब तीनों मिल गया, एक ही प्रोडक्ट को बेचने वाला तीनों है ना, तो ये यहाँ पर बन जाएगा मोनोपोली। और जब तीनों मोनोपोली मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, मोनोपोली प्राइस चार्ज करेगा, हाई प्राइस, ठीक है। तो हाई प्राइस चार्ज करके इसका एम क्या होता है कि ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना,
ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब एक साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। समझ गए बात कि नहीं? इसलिए यहाँ पर कोलैबोरेट कर लेता है। अब यहाँ पर सप्लाई कंट्रोल कर लेता है, अपना सप्लाई कंट्रोल कर लेता है ना? समझ आ गया बात? इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेल। जैसे कि कार्टेल में ओपेक आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, है ना? तो यहाँ पर देखिए कार्टेल भी जो होता है वो दो तरह का होता है ना। एक सिंपली परफेक्ट कार्टेल होता है, कार्टेल जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लीगल एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है ना। और दूसरा होता है प्राइस लीडरशिप, मतलब कि इसको आप फॉर्मल कार्टेल भी बोल सकते हैं, कार्टेल। और प्राइस लीडरशिप को इनफॉर्मल कार्टेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आएगा बात में? तो देखिए जो हम लोग परफेक्ट कार्टेल देखते हैं, है ना, वो एक्चुअली कार्टेल का सेंस वही होता है। तो देखिए कार्टेल कोई कब बनेगा, उसका कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन जो है कि ए फ्यू सेलर होना चाहिए, और ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है इसका डिमांड जो है इन इलास्टिक होना चाहिए। तीसरा, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे चीनी के बदला गुड़ है तो चीनी महंगा हो जाता है, गुड़ खरीदने लगेगा, है ना? यहाँ पर वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन होता है। तो जैसे ऑयल के केस में देखते हैं हम लोग, परफेक्ट बैठता है कि ऑयल बेचने वाले फ्यू कंट्री हैं, ऑयल का डिमांड जो है, ऑयल के बिना कुछ नहीं होगा, तो इसका डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक होता है, बेलोच। ठीक है, और इसका अभी तक उतना भारी मात्रा में अभी तो कुछ उपलब्ध हो गया है, लेकिन वही 2010 से पहले या 2000 से पहले कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। इसलिए इन लोग मनमानी तरीका से क्या करता था, प्रॉफिट प्राइस को बढ़ा देता था, है ना? और बढ़ाकर पूरा पैसा लूटा है बढ़िया से, पूरा वर्ल्ड का पूरा अय्याशी किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन होता है ना कि एक कॉमन प्राइस होता है। जैसे कि देखिए एक का कम कॉस्ट हो रहा है, दूसरा को थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है, और तीसरा छोटा फर्म है तो उसका ज़्यादा है। तो छोटा फर्म को बेस बनाकर इसका प्रॉफिट मार्जिन को लेकर करता है ना? तो इसमें से क्या होता है कि जो लोवेस्ट कॉस्ट फर्म होता है, लार्ज नंबर वाला, इसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मोर प्रॉफिट। उससे ज़्यादा इसमें कम होता है, और इसको थोड़ा कम होता है ना? तो कभी कभी पूछता है कि कार्टेल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा, ग्रुप में जो सबसे लोवेस्ट होगा। और ये जो कार्टेल है वो चलता है कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंटली क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। और इसका एम क्या होता है, ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मल वाला होता है कि सबको पता है, एक लीगल है, कानूनी तौर पे। ऐसे कानून देश के अंदर मोनोपोली प्रैक्टिसेस बैन है ना, आप लोग पढ़े होंगे, देखिएगा इंडियन इकोनॉमिक्स में MRTP एक्ट। ठीक है, वो इसी चीज़ के बारे में है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये लोग पूछ सकता है इंडस्ट्री में। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मल वाला। इनफॉर्मल में जो प्राइस लीडरशिप है ना, ठीक है, तो प्राइस लीडरशिप जो है वो भी थोड़ा सा दो तीन तरह का होता है लीडरशिप।
तो इसमें क्या होता है, एक जो फर्म यहाँ पर फॉलो करता है, एक्चुअली एक दूसरे को यहाँ पर क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो किस कंपनी को फॉलो करेगा उसके आधार पर यहाँ पर इसका नाम चेंज होता है। जैसे होता है लो कॉस्ट फर्म, कि जो लो कॉस्ट फर्म है, एक फर्म है इसका लो कॉस्ट है ना, मतलब कि एसी मिनिमम है, तो बाकी बात अदर फर्म जो है ना, वो सब इसको फॉलो करेंगे, इसी का कॉस्ट के, इसी के प्राइस के आसपास प्राइस क्या करते हैं, करेंगे, अपना भी प्राइस सेट करेंगे। दूसरा होता है पब्लिक डोमेन फर्म, डोमेन प्राइस लीडरशिप। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक ऐसा फर्म जिसका पब्लिक में डिमांड ज़्यादा है, जैसे आईफोन, तो बाकी फ़ोन कंपनियां जो है वो इसको फॉलो करेगा, इसका फीचरेज क्या है, इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसके जैसा करने की कोशिश करेगा। यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा है बल्कि फॉलो कर रहा है। तो इन लोग किसको लीडर मानेगा, आईफोन को। उसी तरह से होता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। इसमें क्या होता है ना कि जिसका, वैसे फर्म जिसके पास मार्केट नॉलेज अच्छा हो, है ना, मतलब कि ये अच्छा गुड प्रिडिक्टर हो, मतलब बाजार में जो उतार चढ़ाव आता है उसको अच्छा से प्रिडिक्ट करता है, और डिप्रेशन में भी, है ना, या रिसेशन में भी गुड प्रॉफिट निकाल लेता है अपना। तो बाकी बात जो फर्म है इसी को अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप, पब्लिक डोमेन लीडरशिप, बैरोमेट्रिक लीडरशिप। ठीक है, एक और यहाँ पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट शेयरिंग, है ना। तो मार्केट शेयरिंग में क्या होता है कि कंपनी जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया को ही डिवाइड कर देता है। बोलता है कि भाई कंपटीशन नहीं करेंगे, तेल नहीं बेचना है, तेल ठीक है तुम एशिया में बेचो, हम अफ्रीका में बेचेंगे या यूरोप में बेचेंगे। तो ये आपका मार्केट शेयरिंग भी कहलाता है, जो ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर डिवाइड कर देता है। समझ में आ गया बात? यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत?